Hello students, welcome in physics class. In this video we will discuss about basic concept of friction, the factors on which friction depends, types of friction, the methods to reduce friction and the methods to increase friction. It is said that friction is foe as well as friend, or friction is a necessary evil. How friction is necessary evil, we will discuss about this video. First of all, what is friction? Whenever there is a relative motion between two surfaces of contact of bodies, an opposing force arises or produces that always in opposite to the motion and always opposes the motion is known as friction. In other words, we can say that an opposing force that comes into play when one body actually moves, slides or rolls or even tries to move over the surface of another body. Force of friction develops at the surface of contact of two bodies and opposes their relative motion and always opposite to the direction of motion. What are the cause of origin of friction? फ्रिक्शन ओरिजिनेट होने के क्या कॉजेज हैं, क्या रीज़न है? तो इसमें जो ओल्ड व्यू ये कहता है कि ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन की जो कॉज है वो रफनेस ऑफ सरफेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. रफनेस और स्मूथनेस, ठीक है, कि सरफेस अगर रफ है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, सरफेस अगर स्मूथ है तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा. सपोज करिए कि जैसे मार्बल है, मार्बल का फ्लोर है, ठीक है, या टाइल्स है, तो उसका फ्रिक्शन क्या है, कम है जब पॉलिश्ड होता है. तो उसी के ऊपर अगर हम क्या करते हैं कि कोई ऐसा ऑयल या लुब्रिकेंट अगर हम एक लेयर लगा दें तो और उसकी स्मूथनेस बढ़ जाएगी, और स्मूथनेस बढ़ने से क्या होगा कि वो ओब्वियसली उसका रफनेस जो है डिक्रीज होगा और फ्रिक्शन डिक्रीज होगा. तो जो ओल्ड व्यू है वो ये कहता है कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का कारण रफनेस या स्मूथनेस है सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडीज का, ठीक है. तो इसमें ये है, जिसे यहाँ पर आप इस ड्राइंग में देख रहे हो कि दो बॉडीज़ हैं जिनके सरफेस और कांटेक्ट जो है दिखा रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर प्रोजेक्शंस और दूसरे का जो है डिप्रेशन है. तो इसमें होता क्या है कि जो प्रोजेक्शन है और दूसरे का डिप्रेशन है वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाता है, ठीक है, और इसको आगे की तरफ स्लाइड करने के लिए, मूव कराने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है. अब हम बात करते हैं मॉडर्न व्यू की. तो मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन इज दैट इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट. वास्तव में हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है उसी से सभी मैटर बना हुआ है. जो भी सब्सटेंस है या मैटर है मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. और एटम्स मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं. हालांकि हर एक मटेरियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन इसमें यह माना जाता है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पर स्लाइड करता है, मूव करता है, रिलेटिव मोशन होता है, तो कुछ चार्ज कैरियर्स का एक्सचेंज हो जाता है जिससे कि दोनों बॉडी के सरफेस पर
अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसीलिए किसी भी बाहरी फोर्स का जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका वो अपोज करते हैं। ठीक है, उसको अपोज करते हैं, जिससे कि जो बाहरी एक फोर्स है, एक्सटर्नल जो फोर्स है जो बॉडी को मूव कराने के लिए है, एक बॉडी को दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कराने के लिए एक्सर्ट हो रहा है, उसका वो अपोज करता है। ठीक है, तो वास्तव में अगर हम देखें तो देखिए जो फोर्सेस होते हैं, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, weak nuclear force, and last and fourth, strong nuclear force. But frictional force comes into the category of electrostatic force, means related to charge carriers. Okay, तो यहाँ पर जो भी है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है, मूव करता है, तो कुछ चार्ज कैरियर्स का एक्सचेंज होता है, जिससे कि दोनों के ऊपर क्या होता है, दोनों सरफेस पे ये माना जाता है कि अपोजिट चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं और वो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसलिए बॉडी को जो है आगे की तरफ स्लाइड होने नहीं देता है, रोकने की कोशिश करता है, मोशन को अपोज करता है। तो इस व्यू में हम देखेंगे, हम मॉडर्न जो ओल्ड व्यू है, ओल्ड व्यू में ये माना जाता है कि जो सरफेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, बट मॉडर्न व्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो सरफेस से इंडिपेंडेंट है, सरफेस एरिया से फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, लेकिन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन से बात करने से पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक बॉडी है, अ बॉडी ऑफ मास विच इज केप्ट ऑन अ सरफेस, सिंपली ऑन अ प्लेन सरफेस. A body of mass is m, then its weight is mg, means gravitational force of attraction of earth on the body, which is always directed towards the center of earth, that is vertically downward direction. And you know that this is the action of gravitational force of earth on the body. Okay, and according to Newton's third law of motion, there is an equal and opposite reaction to every action. It means यहाँ पर बॉडी क्या कर रहा है कि जो बॉडी है अपना वेट यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस टेबल के सरफेस पर एक्सर्ट कर रहा है, तो ओब्वियसली ये क्या है, एक्शन है, और इसका रिएक्शन मतलब इस टेबल के सरफेस के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन अप्लाई होगा उस बॉडी के ऊपर, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर आर से डिनोट किया है। और आर क्या है, आर है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट ऑफ दिस बॉडी, जो कि एक्सर्ट किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है इस सरफेस के द्वारा, टेबल के सरफेस के द्वारा जिस पर बॉडी को रखा गया है। अब आप जानते हो कि जो एक्शन रिएक्शन की इक्वल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो माय डियर इसका मतलब हुआ कि इन दोनों की अगर हम बात करें, ये जो पी और एफ है, डायरेक्शन ऑफ अटेम्प्टेड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, इसको अगर हम अभी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब हुआ है कि इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, वेट और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। अच्छा, एक बात और बता दें कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, तो सरफेस ऑफ कंटेक्ट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, वो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन ही रिएक्शन जो फोर्स है, एक्शन का जो रिएक्शन है, वेट का जो रिएक्शन है ऊपर की तरफ, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों फोर्सेस के एब्सेंस में नेट फोर्स क्या है, 0 है, इसलिए इस बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक बहुत ही स्लाइट एक पुलिंग फोर्स अप्लाई किया,
जो देख रहे हैं आप पी की डायरेक्शन में। तो जैसे ही हम एक इस बॉडी को मूव कराने के लिए एक स्लाइटली पुलिंग फोर्स भी अब एक्सर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे ऑन दिस बॉडी, तो ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा, बॉडी मूव करे या ना करे, बट हमारे द्वारा एक्सर्टेड फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट जो दोनों बॉडीज है, टेबल का सरफेस और इस बॉडी के सरफेस के जो कांटेक्ट है, उसके अलोंग एक फ्रिक्शनल फोर्स अराइज हो जाएगा ऑल ऑफ अ सडन, जैसे ही हम पुलिंग फोर्स भी एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी जो है मूवमेंट में नहीं है, लेकिन हमने पुलिंग फोर्स एक्सर्ट किया तो फ्रिक्शन क्या हुआ, अराइज हुआ। ओके, अब फ्रिक्शन अराइज हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हम फोर्स, पुलिंग फोर्स पी को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो है इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर हम इस पुलिंग फोर्स P और फ्रिक्शनल फोर्स F के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा। देखिए यहां पर पुलिंग फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स P और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो यहां पर हम O से A तक पहले ले रहे हैं। वो कंडीशन ये बता रहा है कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, अब यहां से O से A तक क्या हो रहा है कि जो जैसे जैसे हम पुलिंग फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहां पर एक ग्राफ हमें मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहां पर मिल रहा है हमें। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहां जो हमें मिला, तो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स या पुलिंग फोर्स को हम इंक्रीज करें, वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे फोर्स ऑफ पुलिंग फोर्स इंक्रीज करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि बस बॉडी इज अबाउट टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बॉडी कम्स अबाउट टू कम इन मोशन। तो वो जो हमारा फोर्स भी मैक्सिमम फोर्स होगा और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो जो मैक्सिमम फोर्स यानी कि वो फोर्स तक पहुंच जाए कि बस बॉडी इज अबाउट टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू ओवरकम द फ्रिक्शन अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स और पुलिंग फोर्स। तो उस मैक्सिमम फ्रिक्शन को जो यहाँ पर हमने यहाँ पर पॉइंट ए से जो इंडिकेट किया हुआ है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और मैं बता दूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो मैक्सिमम फोर्स है जिस पर कि अब और थोड़ा सा स्लाइड फोर्स भी अगर हम ज्यादा लगा देते हैं तो क्या होगा, बॉडी कम्स इनटू मोशन। ठीक है, तो लिमिटिंग फोर्स का मतलब होगा कि एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, पीक पर होगा, और उसके बाद से फिर बॉडी क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, मूवमेंट में आ जाएगा। तो मैं यहां आपको बताऊं कि अब जो है यहां से देखिए, यहां से जो ए बी है, ये तो जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन को शो कर रहा है, और जब बॉडी मोशन में आ गया तो अब हमें फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है, कम फोर्स लगाने की जरूरत होती है। अप्लाइड फोर्स क्या होगा, कम होगा, और कंटिन्यूअस फोर्स हमें लगाना होगा। अगर हम कंटिन्यूअस फोर्स उतना लगाते रहेंगे तो क्या होगा, बॉडी जो है मूवमेंट में रहेगा। कब तक, जब तक कि दोनों बॉडी के सरफेस, कांटेक्ट ऑफ सरफेस जो है वो चेंज नहीं हो जाता है, क्योंकि सरफेस चेंज होने से क्या होगा, रफनेस या स्मूथनेस जो है चेंज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन जो है क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि अब बी से सी तक जो है क्या है कि हमारा अप्लाइड फोर्स भी क्या है, कांस्टेंट है। अप्लाइड फोर्स हमारा क्या है, हम भले बॉडी को मूव कराते रहें, ठीक है, लेकिन और अधिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब नहीं लगेगा और ज़्यादा फोर्स लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बी से सी तक क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, और वो भी क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जहाँ पर हमने क्या हुआ, जिसपे कि पुलिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स को प्लॉट किया हुआ है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि BC पैरेलल है इसके अप्लाइड फोर्स के, और तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, इतना ही रहा। ठीक है, अब बस बढ़ क्या रहा है, बस जो है इतना ही फोर्सेज जो हमारा है, फोर्स क्या है, बस उतना ही फोर्स हम कंटिन्यूअस अप्लाई करते रहेंगे तो बॉडी जो होगा मूव करता रहेगा। कब तक, जब तक कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से मैं बता दूं कि जो O से लेके A से जस्ट पहले तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे जैसे हमारा अप्लाइड फोर्स या पुलिंग फोर्स इंक्रीज होता है वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये जो O से लेके A तक है ये स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट पे जब हम पहुंच जाते हैं वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैक्सिमम फोर्स है उस समय हमारे द्वारा एक्सर्टेड, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मैक्सिमम है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अब हम बात करते हैं B से C तक। जब बॉडी मोशन में आ गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा कम होकर के लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, और उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ बता दूं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, वो अपने आप जो है एडजस्ट करता है। लेकिन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हुआ, और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, वो इंक्रीज भी होगा। ठीक है, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करेंगे अप्लाइड फोर्स, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन भी फिक्स्ड है, मैक्सिमम वैल्यू है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, कब तक, जब तक कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट चेंज नहीं हो जाता। अब मैं यहाँ बताऊं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, जो कि हमने B से C के बीच में दिखाया हुआ है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर तीन तरह के फ्रिक्शन आ रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा अप्लाइड फोर्स बढ़ने से। और लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि लेस होगा हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ से अब कि फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, the opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of another but the actual motion has yet not started. Static friction does not exist by itself. It means when there is no applied force there is no static friction. It comes into play the moment there is an applied force. एकदम क्लियर कट समझ लीजिए कि जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं होगा स्टैटिक फ्रिक्शन एराइज नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर, ऑल ऑफ अ सडन उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन एराइज होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट ऑफ इम्पेंडिंग मोशन। अब बात करते हैं कि व्हाट इज इम्पेंडिंग मोशन, कि इम्पेंडिंग मोशन क्या है। तो यहाँ पर इम्पेंडिंग मोशन का मतलब है कि बॉडी को मूव कराने के लिए, मतलब इस तरह से बॉडी का मूवमेंट हो कि उसमें फ्रिक्शन हो ही ना, फ्रिक्शन हो ही ना। द टर्म इम्पेंडिंग मोशन मीन्स मोशन दैट वुड टेक प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट। द इम्पेंडिंग मोशन डज नॉट एक्चुअली टेक प्लेस। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये डिस्कस हो चुका है, फिर भी बता रहे हैं। द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑल्सो नोन एज डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक डायनेमिक का मीनिंग ही है कि द व्हेन बॉडी इज इन मोशन, तो जब बॉडी मोशन में आ जाता है तो जो फ्रिक्शन दोनों बॉडी के सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच में अप्लाई होता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। इट मीन्स द अपोजिट फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले
when one body is actually moving over the surface of another body. Force of kinetic friction develops on normal reaction and on equality and on quality of finish of the rubbing surfaces. It does not depend upon the area of contact, but the kinetic friction depend on the velocity of relative motion of the bodies. इसको हम आगे दिखाएंगे कि किस तरह से जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो बॉडी के रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव वेलोसिटी है बॉडी के, उसके ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है. काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. याद रखिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिपेंड करता है हमारा अप्लाइड फोर्स पे. ठीक है. और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसलिए कहते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की और डायनेमिक फ्रिक्शन की. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे रहते हुए स्लाइड करता है, मूव नहीं करता, स्लाइड करता है, तो उसमें जो ओपोजिंग फोर्स अराइज होता है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. इट मीन्स द opposing force that comes into play when one body is actually sliding over the surface of the other body. एग्जाम्पल है, आप देख ही रहे हैं सामने आपके कि मूविंग ऑफ अ फ्लैट ब्लॉक ओवर द फ्लैट सरफेस आर एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की. तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जब बॉडी रोल करता है, जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे किसी व्हीकल का जो व्हील है वो रोल करता है, हालांकि वो रोटेट करता है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, लेकिन जब हम अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो अर्थ सरफेस पे क्या करता है, वो रोल करता है. इसी तरह से जो एग्जाम्पल हैं रोलिंग फ्रिक्शन के कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोजेस द रोलिंग ऑफ अ व्हील, ओके, और ए सर्कुलर डिस्क और ए रिंग और ए स्फीयर, all these are an example of rolling friction. What is rolling friction? The opposing force that comes into play when one body is actually rolling over the surface of other body. Rolling friction is always less than sliding friction. ये रिमार्केबल पॉइंट है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन के से कम होता है. इसलिए किसी बॉडी को रोल करा करके मूव कराना ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू स्लाइड अ बॉडी. या किसी बॉडी को, जैसे मान लीजिए कि एक हेवी बॉक्स है और उसको हमें किसी सरफेस एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करना है, तो उसके दो तरीके हैं. या तो आप उसको पुल करते, उसको स्लाइड करते हुए ले जाइए, घसीटते हुए ले जाइए, ठीक है. या फिर दूसरा है कि उसमें जो है उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर दीजिए रोलिंग फ्रिक्शन में. कैसे? उसके बीच में पहिया लगा करके, व्हील लगा करके. तो जब व्हील लगा देंगे या ऐसा कुछ कर दें जिससे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए रोलिंग फ्रिक्शन में, तो वो क्या है, वो बहुत आसान है उस हैवी बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. इसलिए देखा जो व्हीकल्स या कोई भी चीज़ें हैं उसमें क्या होता है, व्हील लगा होता है, ठीक है. या जैसे कि इसका एग्जाम्पल है लगेज बॉक्स, उसको ट्रॉली के शेप में बनाया जाता है जिसमें व्हील लगा होता है और बहुत ही आसानी से जो हेवी लगेज है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं, ले जाते हैं, ठीक है. तो इसलिए ये जो रिमार्केबल पॉइंट है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो अगर हम फ्रिक्शन कम करना चाहते हैं तो हमें स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट करना होगा. Friction arises only when body is actually sliding or rolling over the surface of another body
और द बॉडी इज सिंपली ट्राइंग टू स्लाइड और रोल over the surface of other. Static friction is self-adjusting force, but limiting friction and dynamic friction are not self-adjusting. अब हम बात करते हैं कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है, कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। 4 लॉज ऑफ फ्रिक्शन है। सबसे पहला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमने यहाँ पर स्मॉल f से डिनोट किया हुआ है। बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और उस नॉर्मल रिएक्शन को वेट के, बॉडी के वेट के नॉर्मल रिएक्शन को हमने r से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आप बॉडी का जो मास है m है, तो उसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, ठीक है। तो उस बॉडी का जो वेट नीचे की तरफ है, टेबल के ऊपर लग रहा है, तो टेबल भी रिएक्शन दे रहा है ऊपर की ओर, जिसको हमने नॉर्मल रिएक्शन r से डिनोट किया है। और ये r जो है क्या है, परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने पुलिंग फोर्स क्या अप्लाई किया, P अप्लाई किया, तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में अराइज हुआ है, जिस की दोनों सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शो किया गया फ्रिक्शनल फोर्स को, ओके। तो अब क्या कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दोनों सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के वेट के नॉर्मल रिएक्शन के। तो हमने क्या किया है, फ्रिक्शनल फोर्स के स्मॉल f से डिनोट किया हुआ है यहाँ पर, और बॉडी के वेट के नॉर्मल रिएक्शन को r से डिनोट किया हुआ है। तो क्या हुआ, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और अब जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू म्यू आर आ गया। अब देखिए म्यू जो है, म्यू क्या है, म्यू इज इक्वल टू F अपॉन आर, ठीक है। अब बात आती है कि म्यू क्या है। म्यू को हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडीज कहते हैं। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ये चेंज होता रहता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। बॉडी के दोनों बॉडी के सरफेस का कैसा नेचर है, स्मूथ है कि रफ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट, ओके। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो यहाँ पर देख रहे हो कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फोर्स ही है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट, एंड आर इज ऑल्सो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट, देन ऑल्सो इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हुआ म्यू, वो यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी होगी। और अब हम बात करते हैं डायमेंशन की, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के डायमेंशन की। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू, यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर जो रेशियो है किसका है, फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का। फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो mlt-2 होता है, आर भी फोर्स ही है तो उसका भी mlt-2 हुआ। तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, जब रेशियो निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू होती है, यहाँ कुछ लिमिटेशंस है म्यू के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए। म्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है। म्यू की वैल्यू जीरो होने का मतलब हुआ, म्यू की वैल्यू जीरो होने का मतलब हुआ कि 100% परफेक्ट स्मूथ सरफेस, जो कि पॉसिबल नहीं है, कुछ न कुछ रफनेस उसमें जरूर रहेगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या होगा, हमेशा जो है एक फ्रैक्शन होगा, वन भी नहीं होगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू एक फ्रैक्शन होगी, जैसे 2/3, 3/4, और क्या होगा कि वो मतलब कि जो फ्रैक्शन होगा वो 0 से ग्रेटर होगा, 1 से लेस होगा, ठीक है। मतलब कि म्यू की वैल्यू जो है वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में,
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो लॉज ऑफ फोर्स है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन है वो। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच वन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे इस बात को कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच, मतलब रिलेटिव मोशन के हमेशा अपोजिट होगा। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट so long as normal reaction between the two bodies in contact remains the same. The force of friction between any two bodies in contact depends on the material of the surface in contact, that is adhesive force, and their roughness or smoothness. Obviously जो force of friction है वो दोनों bodies के जो contact surface of contact है, ठीक है, उनके स्मूथनेस और रफनेस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। तो पहला तो है कि बाय पॉलिशिंग वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। पॉलिशिंग करने से क्या होता है कि जो रफनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, स्मूथनेस बढ़ जाता है और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। वही है ल्यूब्रिकेशन के द्वारा। अब क्या होता है ल्यूब्रिकेशन से, कैसे होता है कि वास्तव में जिस सरफेस को हम देखते हैं वो हमें लगता है कि हाँ ये स्मूथ है, लेकिन उसमें भी क्या है, कुछ फ्लक्चुएसन है, बम्प्स और डिप्रेशंस हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे है कुछ, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें नेकेड आई से जो हमें एकदम स्मूथ सरफेस दिखाई दे रहा है, अगर हम हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें भी क्या होगा कि रफनेस दिखाई देगा। तो होता क्या है कि जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं उनके पार्टिकल्स, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो जो उसमें जो रफनेस बना रहा है बम्प्स या प्रोजेक्शंस, उसमें क्या होते हैं शटल डाउन हो जाते हैं और वो उस जगह को भर देते हैं, ठीक है, जिससे कि जब कोई बॉडी उसके ऊपर क्या होता है सरकता है या स्लाइड करता है तो वो इंटरलॉकिंग होने से बच जाता है और फ्रिक्शन इससे क्या होता है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है और आसानी से बॉडी जो है उसके ऊपर मूव करता है। नेक्स्ट है बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके सरफेस ऑफ कांटेक्ट दूसरे के कांटेक्ट में आने पर फ्रिक्शन क्या होता है कम होता है, तो ऐसे मटेरियल का हमें सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बाय स्ट्रीम लाइनिंग सरफेस। जो शेप हो वो क्या हो, स्ट्रीम लाइनिंग हो, जैसे कि एरोप्लेन है, फाइटर है या टॉर्पीडो है, सबमरीन्स हैं, शिप है या जो फिश होती है इन सब का, या बर्ड्स हैं, इनका जो शेप होता है स्ट्रीम लाइनिंग शेप होता है। मतलब इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है कि आगे से आने वाली जो एयर होती है वो एयर को कम से कम रोक सके, कम से कम एयर को रेजिस्ट कर सके, जिससे कि बॉडी जो है आगे की तरफ मूव कर सके आसानी से, ठीक है। अब है नेक्स्ट बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। वैसे जो है बॉडी जब एक के ऊपर दूसरा जब नहीं स्लाइड होता है, नहीं मूव करता है, तो अगर हम उसमें क्या करें बॉल बियरिंग्स यूज़ कर दें, बॉल्स यूज़ कर दें, तो क्या होगा कि बड़ी आसानी से जो है फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है फ्रिक्शन बढ़ाने की भी। कई जगह फ्रिक्शन जो है इंक्रीज भी करना पड़ता है, तो सीधी सी बात है हमें वो टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए जिससे कि रफनेस क्या हो सरफेस का इंक्रीज हो जाए। जैसे क्या होता है कि जब जो पोलर रीजन होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है, तो वहाँ पर हमेशा जो है आइस जो है के फॉर्म में ही रहता है सरफेस। तो उस समय क्या होता है कि व्हीकल को उस पर ड्राइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो उस पर क्या करते हैं कि उसके सरफेस पर, आइस के सरफेस पर एक लेयर जो है सैंड का एक लेयर जो है लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि सरफेस का जो रफनेस है वो इंक्रीज होता है और आसानी से व्हीकल उसके ऊपर से मूव करता है, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, ठीक है।
तो ये सब थे फ्रिक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रिक्शन का जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको हम बताते हैं आपके बारे में। ओके, थैंक्स फॉर watching and having patience.